का हम, कैसी खुशी घड़ी रुके ना, एक घड़ी एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। 5 लाख मांगे थे, 50 दे रहा है। बाकी 4.5 का पेमेंट हो जाएगा। ये टुकड़े टुकड़े में मुझे पेमेंट नहीं चाहिए। अरे भाई मैं अरेंजमेंट करता हूँ, मिल जाएगा पैसा। अच्छा थोड़ा माल दे। पेमेंट मिलने तक माल नहीं दूंगा। ये उधार का बिजनेस नहीं करना है मेरे को। भाई मैं तुम्हारा परमानेंट कस्टमर हूँ, हैं? तुम्हें एक एक पैसा मिल जाएगा। मैं एक चांस चाहता हूँ भद्रा ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर बनने का। क्या क्या बोला तू साले? मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के आया हूँ। तुम लोग या तो मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बना दो या फिर ये टेप मैं पुलिस को दे देता हूँ। कहा कजरी ने भौजी तो आपका और करण भैया का जो बातचीत हुआ था ना, तो कजरी ने भौजी से सब कुछ बता दिया, एक एक बात बता दिया था। ससरा कजरी, इनका गांव का टिकट हमका कटवाना ही पड़ेगा। अब 1 मिनट ही यहाँ नहीं रह सकती। देखिए मैडम, अगर आपको जिद है कि कंप्लेंट ही लिखवानी है तो पुलिस स्टेशन में आकर लिखवाना पड़ेगा। हम फोन में कंप्लेंट नहीं लिखते। तो आप ये भाषण देने के पहले मुझे क्यों नहीं बता लेते? मेरे बच्चों के पास अगर एक मजबूत घर होता, अपने माँ बाप की शक्ति ताकत होती, तो आज किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो मेरी बेटियों के साथ खिलवाड़ करता। किसी की जुर्रत नहीं होती। बिल्कुल ठीक, लेकिन बहन अभी भी देर नहीं हुई है। तुम अब भी चाहो तो नीतू की बर्बाद होती हुई जिंदगी को बचा सकते हो। आजकल चीजों की कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं। रेनोवेशन का खर्च इतना आ रहा है जैसे मैं कोई नया घर बनवा रही हूँ। रेनोवेशन का खर्च काफी आएगा मम्मी। मुझे वो सब बताने की जरूरत नहीं है। सिल्वर स्टेट से ना मेरा कोई लेना देना है, ना कोई मुझे मतलब है। तो क्या तुम मेरे साथ वहां नहीं चलोगी? मजबूरी में तो जाना ही पड़ेगा। हाँ अगर तू नहीं चाहती है तो मैं यहाँ कोई घर लेकर रह लूंगी। अरे तुम क्यों ऐसी जली कटी बातें करती रहती हो? मेरे सामने अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, तू चाहती मैं चुप रहूं? इससे अच्छा होता कि मैं बेजुबान होती। मम्मी एक बार जरा तुम खुद सोचकर बताओ, केशव ने हमारे लिए इतना किया था, क्या हम उस पास्ट को ऐसे काट कर फेंकते? तेरे पिता की यादों को मैंने अपनी जिंदगी से काटा नहीं है। मैं आज भी उन्हें याद करती हूँ, लेकिन उसके मुताबिक जिंदगी तो नहीं बिताती। लेकिन मम्मी केशव की मल्होत्रा इंडस्ट्री आज क्राइसिस में आ गई है। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उसके लिए कुछ करूं? जबकि तुम जानती हो कि सारे मल्होत्रा मिलकर मल्होत्रा इंडस्ट्री का क्या हाल बना देंगे। इससे पहले भी तू कोशिश कर चुकी है और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की चेयरमैनशिप संभाली है तूने। अंजाम याद है ना तुझे? और अगर भूल गई है तो जाकर संभाल मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। तू जो करना चाहती है वो तू जाने, लेकिन इतना समझ ले कि जिंदगी में 2 कश्तियों का सवार होकर नहीं जिया जा सकता। या तो तू उम्र भर केशव मल्होत्रा को श्रद्धांजलियां देती रहे, या फिर सौरभ के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर। एक बात और याद रख, अगर सौरभ कहीं जिंदगी में छूट गया ना तो जिंदगी भर दुख झेलने को तैयार रहना। रजत, अरे बेटा ऐसे ना बैठो। बेटा जब से तुम हॉस्पिटल से आए हो तब से मेरा बाप हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहा है। अब कम से कम आप मुझसे ये उम्मीद मत करिए कि यहाँ पर मैं आपसे हंसता बोलता रहूं। मैं वो तो नहीं कह रही बेटा, दुख तो मुझे भी हुआ है, लेकिन मेरे बाप की जो हालत हुई है उसका इल्जाम तो आप पर नहीं लगा है ना। लोगों ने क्या क्या बोला है वो तो मुझे सुनना पड़ा है। बेटा जो लोग तुम पर उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें तुम्हारे पापा की जिंदगी और मौत से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो वो उनकी दौलत से है।
इसलिए तुम पे उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं ताकि वो दौलत हड़प कर जाएं। लेकिन पापा के साथ जो हुआ है, जो उन्होंने किया है, उसके लिए तो मैं जिम्मेदार हूँ और कोई नहीं। ना बेटा, आप रहने दीजिए मम्मी, आपकी कोई भी बात से मेरा गुनाह तो कम नहीं होने वाला है। बेटा लेकिन मम्मी प्लीज लीव मी अलोन। इस वक्त आपकी हमदर्दी मुझे बुरी लग रही है। बेटा हमदर्दी नहीं, मगर तू कब तक? प्लीज लीव मी अलोन प्लीज। Come in. तुम यहाँ क्या लेने आए हो? जाओ जाओ अपने अंकल आंटी के पास और उनसे वो गंदे संस्कार सीख लो ताकि तुम और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर सको। आंटी मैं कौन आंटी? बदतमीज लड़का, इतना कुछ करने के बाद भी कुछ कहना बाकी रह गया है? आंटी आप चाहे तो एक थप्पड़ और मार सकती हैं। आप मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल सकती हैं आंटी, लेकिन मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूं। आप मेरी शादी नीतू के साथ करा दीजिए आंटी, उसे इस तरह अपनी जिंदगी तबाह मत करने दीजिए आंटी। मैं तो उसे समझा समझा के थक गया हूं, आज भी मैं उसे मैरिज के लिए ही कन्विंस करने के लिए आया हूं। नीतू घर पर नहीं है। आंटी मैं नीतू की इस हालत के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराता हूं। नीतू मुझसे प्यार भी करती है, लेकिन उसने एक अजीब सी जिद पकड़ी हुई है। कैसी जिद? और अगर तुमसे प्यार करती है तो तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? आंटी एक अजीब सा रीजन देती है। वो कहती है कि वो मैरिज के रिश्ते में बिलीव ही नहीं करती है। उसने इतनी अनसक्सेसफुल मैरिजेस देखी हैं कि ओह माय गॉड, कहीं नीतू मुझे और महन को कोई सबक तो नहीं सिखाना चाह रही? और आज तो वो अपने पापा से मिलने गई है। अगर उन्होंने गुस्से में उसे कुछ कह दिया तो उसकी इज्जत और पक्की हो जाएगी। कुकू, ये तुम मुझे देखकर वापस मुड़कर क्यों चले गए थे? नहीं वो देखो कुकू, बिल्ली की तरह आंखें बंद कर लेने से जो प्रॉब्लम होती है ना, सॉल्व नहीं हो जाती है। कौन सी प्रॉब्लम मैत्री? कुकू, तुम्हारी याददाश्त तो कभी इतनी बुरी नहीं थी। तुम भूल गए कल रात को क्या हुआ था? कल रात? ओह यू मीन रॉनी? तुम उसके बारे में इतनी परेशान क्यों? क्यों? क्या परेशान होने वाली बात नहीं है? कम ऑन मैत्री, रॉनी जैसे लोगों के बारे में हम लोग परेशान होने लगे फिर तो हो चुका। अरे उसकी औकात नहीं है कि वो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए। देखो कुकू, करण जेल में है और उसके केस की तारीख करीब आ गई है। अब उसे बेगुनाह और हमें कसूरवार साबित करने के लिए वो टेप काफी है। ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी मैत्री। कुकू, आजकल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अलावा कोई और प्रॉब्लम तुम्हें ज्यादा सता रही है। ऐसा तो खैर रहने दो। जिस पर यकीन ही ना हो उसकी सफाई सुनने का क्या फायदा? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? पिछले कुछ दिनों से तो बिल्कुल नहीं है। मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ आजकल उड़े उड़े से नजर आते हो। और ये सवाल मैं तुमसे पहले भी कई बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन तुम हमेशा बात को टाल जाते हो। जब कोई ऐसी बात है ही नहीं तो ओके, लेट इट बी। बात तो कोई जरूर है। हाँ, अगर तुम बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। नीतू, मुझसे अपने पापा से बात नहीं करोगी या मुझसे बात करने की आदत छूट गई है? क्या बात करूं आपसे? आपने मुझे यहाँ कुछ कहने के लिए बुलाया है। आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे
वही सफाई मांगना चाहते हैं जो आजकल मैं सबको देती फिर रही हूँ। ठीक है, आप मेरे पापा हैं, आप भी वो सफाई सुनने का फर्ज अदा कर लीजिए, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। बेटे, बेटे सफाई सुनना तो दूर की बात है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मुझ जैसे गिरे हुए इंसान को किसी भी बेटी का बाप कहने का अधिकार है? चल भी। खबरदार जो आपने मेरे पापा के बारे में उल्टी सीधी बात कही तो। ये तो मेरी बेटियों का बड़प्पन है जो मुझे बाप दिल से ना समझते हुए भी पापा कह के बुलाती है। पापा प्लीज ऐसी बातें मत करिए। नीतू, नीतू जरा ऊपर देखो, मेरी तरफ देखो बेटे, प्लीज। बेटा, बेटा, मैं तुम्हारा पापा अपने हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, अपनी गैर जिम्मेदारियों के लिए माफी मांगना चाहता हूं। बेटा, अब तुम भी मां बनने वाली हो। यू ऑल्सो आर गोइंग टू बिकम अ मदर। एक बात बताओ, क्या तुम बच्चे को जन्म देकर उसे मझधार में छोड़कर अपनी खुशियों की तलाश में चली जाओगी? नहीं ना, यू वॉन्ट डू इट। लेकिन तुम्हारे पापा ने ऐसा किया है बेटे। मैंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई जो मुझे निभानी चाहिए थी। बेटे, अब भी मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। तुम्हारा पापा गलत है, इस चीज का एहसास मुझे बहुत देर बाद होगा, लेकिन अब हो गया है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रायश्चित में मेरी मदद करो। Will you do that for your पापा? मैं कैसे की मदद कर सकती हूँ? जो तुमने फैसला लिया है, आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू। बेटा, मैं तुम्हारे साथ में हूं। जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता, हम दोनों एक साथ रहेंगे। डोंट वरी बेटे। बेटे, एमपी में एक जगह है पंचमढ़ी, वहां हम जाएंगे। अजनबी शहर है, अजनबी लोग होंगे, कोई सवाल ही नहीं करेगा। वहां हम जाकर उस वक्त तक रहेंगे जब तक तुम बच्चे को जन्म नहीं देते। तुम्हारी मम्मी भी हमारे साथ होगी। और बेटा, जो घर हम बॉम्बे में बसा नहीं सके, वो वहां चलकर बसा लेंगे। ओके? I love you, बेटे। I really love you। बेटा, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, पता नहीं क्यों। कजरी, अपना बोरिया बिस्तर लपेटो और कपड़ा लत्ता समेटो। क्या? फारसी नहीं बोल रहा हूं हम कि क्या? हम जो बोला हूं तो समझ में आ चुका है। जो कहा है वो तैयारी करो। लेकिन क्यों? वो ससुरा मुरारी गया है आज रात की ट्रेन का टिकट कटवाने, तोहरा और उसका खुद का। तुम लोग आज अपना अपना गांव जा रहे हो। आपने मुरारी भैया को टिकट लेने भेजा? अब अपने पापन का प्रायश्चित तो हमारी का करना पड़ेगा ना। तुम लोगन का अपना का जो हम अपना जान आफत में डाल लिया, हमका माफ करो और अपना अपना रास्ता नापो। तो रात को ही क्यों, हम अभी चली जाती हैं। और अगर ऐसे घर से बाहर फेंकेंगे तो आपकी टिकट पर तो नहीं जाएंगे, कर लेंगे खुद ही इंतजाम। देख, हमरा खोपड़िया चकरन्नी के माफक घूम रहा, ज्यादा बकवास करके हमका उकसाओ ना। कहूं हमारे हाथन से बहुत बड़ा अनर्थ होना जाए। बड़ा अनर्थ और क्या होगा कि बुलाया और फरमान जारी कर दिया तो वही तुम्हारी जिंदगी से निकाला जाता है, और वो भी बेवजह। हम तो पगला हूं ना, पगला हूं हम जो बेवजह चिल्लाऊंगा। तो क्या वजह है? रट्टू तोता के माफक तुम मेधा बहू जी के सामने सब कुछ उगल दिया हो ना करण भैया का राज।
हम जो अपना वादा को उसूलों का माफक निभाता हूँ, अपना जबान का पक्का हूँ, ऋषभ भैया का सबर कटाक्ष सुनकर चुप रहा और तुम सबका छू गलती है भाजी के सामने। बिल्कुल सही किया हमने, और अगर आप इसे गलत मानते हैं तो हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के चले जाते हैं। मेधा जी अपनी शादी, अपने रिश्ते को दांव पे लगाकर करण भैया का केस लड़ रही है। करण भैया रिहा हो जाएंगे, ऋषभ भैया पर भी आगे चलकर आपकी वफादारी साबित हो जाएगी। मेधा जी और ऋषभ जी से बढ़कर आपके उसूल हैं। करण भैया जो बेकसूर है, उनसे बढ़कर आपकी जबान है। केस लड़ने के लिए हमने जो समझा वो मेधा जी को बता दिया, और हमने बिल्कुल गलत नहीं किया। इसका सिला हमें ये मिल रहा है कि घर छोड़ के जाना पड़ रहा है अभी इसी वक्त। अच्छा, जब अभी और इसी वक्त जाना तो हुआ कहाँ जा रही हैं? बाहर जाने का दरवाजा यहाँ है। अपने कपड़े लत्ते और बोरिया बिस्तर समेट लें। ओहो, झांसी की रानी महारानी हो गई हो आप। आपका इतना मजाल हो गया कि हमरे सामने हमरा घर से बाहर चली जाओ। आपका ही तो हुक्म था। कल हम गुस्सा में हुक्म दूंगा कि कुआं में कूद जाओ तो कूद जाएंगी आप? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हम कूद जाएंगे। अच्छा, अब हम कोनो भी अगला हुक्म देने के पहले तोहरे दिमाग का कोनो अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाता हूँ। तोहरा सबरा प्रॉब्लम ससुरा तोहरा खोपड़िया में। जाओ, हमरे लिए एक ठो चाय लेके आओ। और वो टिकट जो मुरारी भैया लेने गए? अरे वो ससुरा पतलून बदलवाने गया है दुकान पे। हम मर्दों की साइज की जो सबसे पतली कमर था वो पतलून लेके आया, वो भी ससुरे को ढीला पड़ गया। अब वो गया है दुकानदार के पास कि वो दुकानदार उसका कमर ढूंढ के उसका नाप लेकर वो नया पतलून बना के देगा। आता ही होएगा। और वैसे भी मैंने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बुरा किया था पहले, इसलिए मैं चाहता था कि मैं कुछ अच्छा करूं उनके लिए। और यकीन जानो, भद्रा ग्रुप मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई थी, क्योंकि अपने ही तो लोग थे मल्होत्रा इंडस्ट्री से निकल के जिन्होंने भद्रा ग्रुप बनाया था, और भद्रा ग्रुप की तरक्की का आधार ही मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बर्बादी थी। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में रहकर भद्रा ग्रुप को नुकसान पहुंचा पाना मुमकिन नहीं था। ऋषभ, रंजना देवी या महेंद्र क्या कर पाएंगे? इसीलिए मैंने ये रास्ता इख्तियार किया कि भद्रा ग्रुप वालों के साथ शामिल होकर मैं उन्हें तबाह करूंगा। और हम सब तुम्हें अपना दुश्मन समझते रहे, तुमसे नफरत करते रहे, लेकिन तुम्हारी वफादारी की तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। काश ऋषभ ये समझ पाता। खैर, तुम्हारे मुताबिक बनवारी सरकार की गवाही बहुत जरूरी है, राइट? वो भद्रा ग्रुप वालों के साथ मिल गया है और वो ये कहता है कि बम ब्लास्ट के पैसे मैंने उसे दिए थे। लेकिन करण, उसकी तो जमानत हो गई है, वो रिहा होकर कहीं तो। बनवारी को पकड़ना, उसे कब्जे में करना बहुत जरूरी है, और उसको ढूंढना इतना आसान नहीं है। एक तरीका है, शायद उसे ढूंढना थोड़ा आसान हो जाए। क्या है? हम त्यागी की मदद ले सकते हैं। अगर त्यागी खेतरी पहुंचकर उसे ढूंढने में मदद करता है तो। त्यागी मेरे साथ ही था। कजरी पर कोई आफत आ गई है, इसलिए मुंबई गया हुआ है। कजरी सही सलामत त्यागी के घर पर है। मैं खुद से मिलकर आ रही हूँ। तू गायत्री से कहो कि वो त्यागी से बात करके देखे। तो मैं चलती हूँ, केस की तैयारी करती हूँ। ऋषभ की जो धारणा है मेरे बारे में वो बदलेगी? तुम्हें अदालत में बेगुनाह साबित करने का दावा तुम्हें कर सकती हूँ, ऋषभ की गारंटी नहीं। एनीवे, तुम आई, तुमसे बात करके दिल बहुत हल्का हुआ। हम सब आने वाले अच्छे दिनों की उम्मीद में अपने अपने लेवल पर लड़ाई लड़ रहे हैं।
छोटा सा